लगातार वापी के अंदर अस्पतालों और कंपनियों में लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साला सन न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार देखते रहते हैं कि चाहे हॉस्पिटल हो या कंपनियां हो, लेकिन वहां पे चाहे मरीजों की बात करें या मज़दूरों की बात करें, हॉस्पिटलों में और कंपनियों में मज़दूरों की मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद संबंधित अधिकारी के अभी तक नींद में सो रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही जांच का विषय है। जैसा कि चाहे आप शिवम हॉस्पिटल की बात कर लो, वलसाड़ में जो बच्चों का हॉस्पिटल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल आश्रय, उसकी बात कर लो, और फिर जो सबसे टॉप पे अभी जो चल रहा है भ्रष्टाचार कह लो या फिर डॉक्टरों की लापरवाही कह लो, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे डॉक्टरों को हम डॉक्टर भी नहीं बोल सकते। 21वीं सेंचुरी काफ़ी नामी हॉस्पिटल है। मौतों के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय और विचारणीय है। इस पर संबंधित अधिकारियों को कम से कम ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा ही परिवार आज हमारे साथ में बैठा हुआ है, हम उनसे बात करेंगे कि कब ये घटना उनके साथ बनी और कैसे बनी। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन मुरारी झा है सर। तो आपने हॉस्पिटल में कब एडमिट किया था, किस वजह से एडमिट किया था, क्या दिक्कत थी? प्रेगनेंसी थी सर, कोई तकलीफ़ नहीं था। ये नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, एक प्रेगनेंसी थी। रात को 12 बजे मैं उसको 12 तारीख की रात को 12 बजे उसको मैं लेके पहुंचा हूँ और सुबह 7 बजे हमको बेबी हुई है। डॉक्टर जो है उन्होंने रात को उसको अटेंड नहीं किया। 12 बजे हम उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेके पहुँचे थे, सब कुछ नॉर्मल था। जो 9 महीने का उसका रिपोर्ट बताता, हमने बताया भी सब लोगों को भी। 7:30 बजे डॉक्टर आके 7 बजे उसने उसको अटेंड किया और उसके बाद उसने ऑपरेशन किया और बताया कि केस नाजुक है, मतलब बच्चे की हालत नाजुक है। पैदा होते हुए रोया नहीं, हमने ज़्यादा प्रेशर किया तो बच्चा डेथ हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस हिसाब से हमने उसका ऑपरेशन करवाया था सर। और ये आपको कब बताया गया कि क्रिटिकल कंडीशन है, कितने टाइम बाद बताया? 12 बजे हम लोग रात को पहुँचे थे, सुबह 7 बजे का ऐसा बताया गया कि क्रिटिकल है। डिलीवरी कितने टाइम हुई? डिलीवरी सुबह 7 बजे हुई। 7 बजे उसको आईसीयू में रखा गया, वाइफ को, और लड़की को एनआईसीयू में। 11 बजे 11:30 बजे दोपहर को मुझे यह बताया गया कि लड़की का ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला कहाँ करना चाहिए साहब? तो उन्होंने एक हॉस्पिटल प्रीफर किया और उसके बाद उन्हीं ने एम्बुलेंस बुलाया और मेरे को भेजा हल्सा आश्रय हॉस्पिटल वलसाड़ में बेबी के लिए। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो कौन से डॉक्टर के अंडर में चल रहा था, और जो वलसाड़ जो हॉस्पिटल का जो डिसीजन आपका था या उनमें में से ही किसी डॉक्टर ने आपको बताया? उन्होंने ही दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर, वो अरे वलसाड़ में एक डॉक्टर के यहाँ पे है, वहाँ पे हम आपको भेजेंगे, ऐसा उन्होंने सामने से बोला। मैंने कोई डॉक्टर, हमको मालूम नहीं ना सर कहाँ क्या होता, उन्होंने जहाँ भेजा वहाँ हम लेके गए। जैसे डिलीवरी हो गई, बच्ची को बता दिया कि प्रॉब्लम है, आश्रय हॉस्पिटल में भेज दिया उनके थ्रू। उसके बाद जो आपकी वाइफ थी उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? उनके साथ ही ना, इधर उन लोगों ने मतलब एक तहलका जैसा मचा दिया मेरे साथ लाइफ में, ऐसा समझो। इधर उसने उसको आईसीयू में डाला, आईसीयू भेजना है बोल के एम्बुलेंस मंगाया, और दूसरी तरफ मेरे हाथ में एक ब्लड का रिपोर्ट पकड़ा दिया कि आप जाओ वहाँ से ब्लड लेके आओ। ठीक है, अब दोनों के बीच में मैं उलझा हुआ था, फिर भी वो अच्छा मेरा साला साथ में था। मैंने उसको लिस्ट दिया, मैं बोला भाई तू ब्लड लेके आ जा, तब तक मैं लड़की को देखता हूँ, एम्बुलेंस में चढ़ाता हूँ। ठीक है, ये इधर उधर हम लोग करने में ही थे कि उसने भगा दिया हमको उधर। अब वहाँ लड़की के साथ जाना था तो पेरेंट्स का जाना जरूरी है, वहाँ तो अंदर पड़े पापा का जाना जरूरी था। बेबी के साथ मैं चला गया, और मेरा साला जो है वो थोड़ा बच्चे का स्नेह था ना उसके साथ, उसकी भी भांजी थी, तो वो क्या बोला कि नहीं जीजा जी मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ जाऊँगा। और वो भी ज़बरदस्ती चलाया वहाँ पे, हालांकि मैं उसको रोक रहा था इस हॉस्पिटल में। बोला नहीं। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, और पूरा दिन मतलब उसने जो बताया हम अपना दवा वगैरह उधर भी लाना चालू कर दिए। इधर इनके पास जो लिस्ट आ रही है, इधर ये लोग कर रहे हैं, ये मेरी साली लेडीज़ थी और दूसरी मेरी मम्मी थी वहाँ पे, ये लोग यहाँ ला रहे हैं, हम लोग वहाँ अपना काम कर रहे थे। वहाँ हम लोग चालू थे। रात को 11 बजे फ़ोन आया कि उसके पेट में ब्लड का स्लॉट जम गया है और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो 5 बजे तक एक्सपायर हो सकती है। तो ये आपने जब एडमिट किया, हाँ। तो कितने घंटे या कितने दिन के बाद की ये बात है जब बताया गया? सर ये सुबह 7 बजे उन्होंने 7:08 ऑपरेशन टाइम है किया, कितने में मालूम नहीं हमको। 7:25 पे उन्होंने बच्चा कुछ ला के बाहर दिखाया था हाथ में देके, और बोला कि 7:08 पे आपको हुई है। तब से वो आईसीयू में पड़ी थी। रात के 11 बजे इनको ये पता चल रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। पूरा फैमिली और एक भी बाहरी डॉक्टर नहीं सर, इनके बीपी का प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे जीजू भाई बीपी को फोकस किए कि आप वहीं हॉस्पिटल में ही थे? हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही थी, मैं दीदी के साथ थी। तो बोला गया कि बीपी का प्रॉब्लम है, तो सबको लगा कि चलो डिलीवरी हुई उसके बाद बीपी का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं हूँ, मैं बीपी का ये तो मैं देख लूँगी। उसके बाद मुझे रात को 11-12 बजे बुलाते हैं और बोलते हैं कि ब्लड लाना होगा। मैं बोली आप जब पूरे दिन मुझे बोले बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, अभी ब्लड कैसे? बोलते क्यों आदमी नहीं है तुम्हारे साथ? मेरे आप ही लोग पूरे दिन में आपको बताया कि बीपी का प्रॉब्लम है और रात को 12 बजे ब्लड के लिए बोलते? नहीं सर, मैंने पूछा, मैंने बोला बताओ सर क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, बीपी का प्रॉब्लम है। आपकी ये बात किससे हो रही थी, डॉक्टर से या कोई नर्स? डॉक्टर थी वहाँ पे, नर्स भी थी,
सब थे। उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया। मुझे रात को 11 बजे ये सब स्टोरी सुना रहे कि देखो दीदी को ना ब्लड चढ़ा रहे थे, बेबी होने के बाद हीमोग्लोबिन 8 था, पर ब्लड चढ़ाए तो भी उसका हीमोग्लोबिन 5.5 हो गया, तो हमें और ब्लड चढ़ाना होगा क्योंकि उसके पेट में यूटेरस के पीछे साइड से कई छेद है। अब बॉडी में कैसे छेद आ सकता है? मेरी दीदी इतनी हेल्दी थी ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। बोलते छेद आ गया, छेद कैसे ऑपरेशन के बाद आ गया? अब वहाँ पे वो क्लोट होते जा रहे। आप 7 बजे बेबी हुआ, रात के 12 बजे आप मुझे ये बता रहे हो 2 घंटे में आप उनको देख नहीं सकते थे? क्या पता थोड़ा सा रात में जैसे 12 बजे आपने जो मुझे बताया, जो डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे उन्हीं डॉक्टर के द्वारा आपको बताया गया कि वैभव सर आराम से, वैभव सर आए आराम से मुझे ड्राइंग बना के समझाए। क्या पता अगर सर वहीं पे होते, हर 1 घंटे, चलो 1 घंटे में नहीं, उनको थोड़ा आराम ही देते, 2 घंटे चेक कर लेते, 3 घंटे में चेक कर लेते, थोड़ा सा क्लॉट हुआ रहता, ब्लीडिंग के थ्रू निकाल दिया रहता, तो आज मेरी बहन जिंदा तो रहती ना। उसके बाद ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद मेरी बहन तो जगी ही नहीं। लास्ट टाइम मैंने उससे बात किया है, जब वो भी मुझे भगा रहे थे तो भी मैं भाग गई। मैं दीदी बोली दीदी छोटी रुक जा, मैं भाग गई। उसके बाद मुझे क्या बोलते हैं, मैंने सर को 3 बजे रात को कॉल किया। जब मैंने अपनी बहन का आँख ऊपर देखा, मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर दीदी को कुछ हो रहा है। मैंने तो मुझे क्या एकदम रिलैक्स होकर बोलते हैं कि देखो उनको ना हार्ट अटैक आया क्योंकि ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंचा ऑपरेशन के बाद। तो मैं डॉक्टर अगर घर पे थे तो उनको कैसे पता चला ये चीज़? कॉल पे थे, वही मैंने बोला सर जब इतना क्रिटिकल सिचुएशन आप आइए ना, प्लीज़ सर आइए ना। तो क्या बोलते, मैं आईसीयू वाले मैडम से बात कर रहा हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा, पर आए नहीं। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। मुझे और जीजू के भाई को हम 3 बजे रात को जाके प्लेटलेट लेके आए। फिर वो भी ऑन द स्पॉट, पहले से कुछ नहीं बताते थे, ऑन द स्पॉट जाओ लेके आओ। तो भी हम लोग लेके आए, 3 प्लेटलेट चढ़ाए। फिर मैं सामने से जाके पूछी ब्लीडिंग रुका? तो हाँ रुका। तो भी मुझे ऐसा डाउट लग रहा था कि दीदी नहीं है। फिर मैंने अपनी बहनों को कॉल किया, मैंने बोला दीदी नहीं है शायद। तो सबने बोला नर्व चेक कर। मैं नर्व चेक करने गई, दीदी का इतना हाथ सूज गया, मुझे नसें मिल ही नहीं रही थी। मैंने एक डॉक्टर को बोला, वहाँ पे थे एक, पर वो उतने नहीं थे। अगर वैभव सर उनको स्टार्टिंग से देख रहे तो वहाँ पे होना चाहिए। दीदी ने उनको भगवान माना था। 3 दिन नहीं रुक सकते थे वो, 3 दिन सर अगर नहीं सोते तो क्या जाता। आप देख सकते हैं ये परिवार है। दूसरा, जिस तरीके से बताया जाता है कि क्रिटिकल कंडीशन, जैसे कि अभी जो परिवार यहाँ पे उन्होंने भी बताया, ये इस बात भी सही है कि अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो क्रिटिकल कंडीशन क्या नर्स वगैरह या जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वो देख सकते हैं। जो डॉक्टर जिस टाइम पे मरीज़ की देखभाल करता है और जो बोलता है कि क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको देखभाल करने के लिए रुकना चाहिए। रात में कितने बजे आपको पता चला जब मिलने दिया जा रहा था? रात में आप जब हॉस्पिटल में थे वहाँ नाइट टाइम में तो आईसीयू बंद कर देते। नाइट की जो डॉक्टर थी, हाँ लॉक कर दिया जाता था। डॉक्टर थी वो तो मुझे इतना डांटती थी, बाहर जाओ सब। क्या नाम था कुछ डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता, वो कुछ पता, लेडीज़ थी। और हाँ नाइट में थी जो, वो मुझे भगाती जाती थी। मैं बोलती थी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस दीदी को देख के आऊँगी, बस यही बोलते थे तुम बाहर जाओ, सब ठीक है बाहर जाओ। लॉक कर देते थे, मैं नॉक करती रहती थी दीदी अंदर आने तो मैं सिर्फ देख के चली जाऊँगी। और डांट के लिस्ट पकड़ाते जाते, हर हाफ एन आवर के बाद मुझे लिस्ट पकड़ाती थी। तो भी मैं दवा लेके आई, मैं बहुत सारी दवा लेके, मेरे सामने ना उन लोग ने कबर्ड में रख दिया आधी दवा। मैंने बोला ये दीदी के लिए आए तो दीदी के पास रखो ना। तो मुझे चिल्ला के बोलती अरे जब क्रिटिकल सिचुएशन था, जब वो चाहिए था तो हमने अपने साइड से दिया, इसलिए हम ये रख रहे हैं। आदत उन्होंने उसमें रख लिया। एक ये भी समझने वाली बात है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, दवाएं जो मंगाते हैं वो आधी दवा बचाकर रख ली जाती है। दवा मौजूद कैसे रहती है हॉस्पिटल के अंदर? क्योंकि जब मेडिकल रखा हुआ है नीचे, मेडिकल बनाए हुआ, आप मेडिकल से दवा मंगा रहे हो, उसके बाद उनके पास वो दवाएं पहले से कहाँ से आ जाती हैं? अगर मैं मरीज हूँ, मुझे क्या बीमारी है, क्या वो डॉक्टर भगवान है या फिर उनको पहले से पता चल जाता कि इस मरीज़ को ये प्रॉब्लम होने वाली हैं और वो दवा भी वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती हैं और वो वो दवा मरीज़ के अंडर में लगा देते हैं। उसके बाद परिवार को बोलते हैं दवा लेके और उसके बाद आधे में से ज़्यादा दवा निकाल कर वो कबाड़ के अंदर रख लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और ये जांच का विषय है। संबंधित अधिकारियों को इन सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद और मैंने मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन लाई, फिर मेरे को बजट थोड़ा बहुत ज़्यादा लगने लगा तो मैंने अपने दोस्त के थ्रू मेडिसिन मंगाया। तो मैं पूरा प्रॉपर मेडिसिन था। हाँ, तो डॉक्टर मुझे चिल्लाता है, बोलता है नहीं ये आधा दवा है। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला तूने आधा ही दवा दिया? बोलते नहीं मैंने एक दवा प्रॉपर दिया। मैं नीचे गई, मेडिकल वाला मेरे पे चिल्लाता कि इस बार तो लोगी ना? मैंने हाँ सर लेना ही है। फिर मेडिकल वाले को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि पूछो उससे वो किससे दवा लिया। फिर मेरे को पूछा जाता है कि मेडिकल वाले का नाम बताओ। मैंने मेडिकल वाले का, ये सब कौन पूछता है? ये मेडिकल वाला, सब मिले हुए सर, सब मिले हुए, सब पैसा लूटते रहे। डॉक्टर ने दवा लिख दी, मेडिकल कहाँ से दवा आ रही है इससे डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ये क्लियर करते हैं कि भाई दवा कहाँ से लेके आ, किससे लिए, उसका नाम ही बताते। मेन पॉइंट ये है कि जब ऑपरेशन हो गया पहला सीजर, उसके बाद का जो टाइम बचा था
उस टाइम में जल्दी से जल्दी क्यों नहीं पता चल गया कि उनको ब्लीडिंग हो रही है अंदर? डॉक्टर नहीं आ सकते थे देखने के लिए? हर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि तुरंत आए। और पे आईसीयू का मतलब क्या है? बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आप हो ही नहीं वहाँ पे, नर्स के भरोसे छोड़ते हो। फ़ोन पे मोबाइल कंपनी में अलाउड नहीं होता है, और वहाँ पे आईसीयू में तुम लैंडलाइन रखो ना। मोबाइल पे मैंने अपनी आंखों से देखा, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। आईसीयू में वहाँ पे सोते हैं नर्स। जब मैंने डॉक्टर को बोला कि वहाँ प्लीज़ हमें आप दरवाज़ा खुला रखो, हमें जाने दो, अभी कोई पेशेंट छटपटा रहा है या कुछ हो रहा है, किसको पता चलेगा? वो दरवाज़ा बंद करते हैं, आराम से सोते। जब मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर एक बोल रहे, अरे वो एक सोता है तो एक उठता है। नाइट ड्यूटी में कौन सोता है? जो ड्यूटी करो वफादारी से करो। 16 घंटे तक कुछ नहीं पता चला। बाद में सडनली आके बोलते कि अब आपकी वाइफ बचेगी या नहीं बचेगी, हमें ऑपरेशन करना है। तो उसमें पर्सन क्या डिसीजन ले? वो तो हाँ ये बोले। कितने घंटे बाद बोला है सर? उसने 12 बजे रात को 12:30 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया और 12:30 बजे बोला गया। 7 बजे से लेकर शाम के 11:30 बजे हमको ये इन्फॉर्म किया कि उसके अंदर स्लॉट इतना जमा हो गया कि वो नहीं बच सकती। दैट मीन्स डिलीवरी से करीब ये कितने घंटे की बात होगी? 16-17 घंटे आसपास। 16-17 घंटे होने के बाद 17 घंटे बाद एट नाइट, सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7 बजे डिलीवरी हुई है। रात को लेट नाइट में 11:30 पौने 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया है कि उसके अंदर स्लॉट इतना जमा हो गया कि हमको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ हो सकती है, वरना डायलिसिस करने लायक भी नहीं है। तो हमने ये भी मैं बोला कि, और वो सामने तो डॉक्टर कुछ पूछे बिना आप कहीं उसको लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप लेके जाओ और वो डेथ हो जाए। जब आप सोचिए सर, उन्होंने बोला यूट्रस आपको निकालना पड़ेगा, अगर यूट्रस क्योंकि खून जमा हो चुका है वो रखेंगे भी तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, सुबह तक डेथ हो सकती है। हमको मैंने बोला ठीक है, यूट्रस निकालने के बाद ठीक हो जाएगा सर। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक हो जाएगा, बस 48 आवर्स तक आप लोग उसको कुछ कर नहीं पाओगे, उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। 48 आवर्स वेंटिलेटर पे रहेगी और फिट हो जाएगी फिर, क्योंकि क्या है केस थोड़ा, एक सुबह हमने सर्जरी की है, 2 सर्जरी हो जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक हो जाएगी सर। अरे 48 आवर्स में आप उसको ठीक करके घर ले जाओगे। ये वैभव नंदकर्णी का मेरे को स्टेटमेंट है, इसीलिए मैं वैभव नाडकर्णी का मेरे को स्टेटमेंट है कि ये 48 घंटे में फ्री हो जाएगी और मैं यहाँ से रिलीज़ कर दूंगा। तब मैंने ऑपरेशन के लिए मैंने ठीक है रिलीज ठीक हो जाएगी ना। मेरे को एक ही चीज़ सुनना रहता है, कभी भी मैं डॉक्टर ही समझ में आती नहीं है। हमसे एक ही चीज़ जानते, डॉक्टर अगर कुछ चीज़ बता रहा है तो कि सर ठीक होगा कि नहीं। 21st सेंचुरी हॉस्पिटल, ये बार बार नाम आजकल मार्केट में फ्लैश क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो दिख रही है। एक परिवार अपनी बीवी को जो रेगुलर 9 महीने का ट्रीटमेंट करा के वहाँ ले जाता है, ले जाने के बाद 6 घंटे प्रसव की पीड़ा सहती है वो महिला, कोई डॉक्टर देखने नहीं आता है। सुबह 6 बजे आके जब डॉक्टर आने की तैयारी होती है तब बोला जाता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी से ऑपरेशन की तरफ, सीजर की तरफ लीड करती है लेडी। उसके बाद ऑपरेशन के बाद बच्ची होती है, बच्ची सीरियस हो जाती है, उसको उन्हीं से रिलेटेड हॉस्पिटल में भेजा जाता है जिनका कोलैबोरेशन है। उसके बाद उस बच्ची को परिवार लेके जाता है वहाँ एडमिट करने, जिसकी पर डे की चार्जेस 25 से 30 हज़ार रुपये है। हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। क्या नाम हॉस्पिटल का? आश्रय हॉस्पिटल, जिसके डॉक्टर है आशीष कामित, वलसाड़। उसके बाद यहाँ वैभव नाडकर्णी जी ऑपरेशन करते हैं, बच्ची पैदा होती है। सुबह 7 बजे के बाद रात के 11 बजे तक लेडी ठीक है। आईसीयू में अगर आपने रखा है इसलिए क्योंकि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। आईसीयू में रखने के बाद सुबह 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक कैसा आपने केयर किया, कैसा आपके जो भी स्टाफ है उन लोग ने क्या अंडरटेकिंग की कि उसको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसके यूट्रस से इतनी ज़्यादा कैसे प्रॉब्लम आई, आपको निकालना पड़ा। चलो ये भी किया और आपने कमिटमेंट दी कि इतने घंटे के बाद भी आप लोग ध्यान नहीं कर पाए उसका, आपको ऑपरेशन करना पड़ा। आप परिवार को इमीडिएट बता रहे हो कि आप ऑपरेशन करो वरना उसकी डेथ हो जाएगी। ऑपरेशन किस चीज़ का किया? उन्होंने पहले तो सीजर किया बच्चे डिलीवरी के लिए, उसके बाद उस लेडी के इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बॉडी में आधे लीटर से ज़्यादा खून बढ़ गया, उसकी वजह से उसका बीपी ड्रॉप हुआ। ये डिलीवरी के टाइम पे हुआ? डिलीवरी के टाइम के बाद जो 16 घंटे है, इन्होंने ना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बराबर रखी, और अगर रखी भी है तो इन्होंने कितनी देर में कब ऐसे कंडीशंस में ऐसे पेशेंट्स को हर 10 से 15 मिनट में बीपी की मॉनिटरिंग होती है, जो कि बीपी कब लगा के मॉनिटर में फ्लैश किया जाता है, हर 10-15 मिनट में उसकी वो लोग नोट डाउन करते हैं। वैसा कुछ भी इस हॉस्पिटल में नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका बीपी ड्रॉप हुआ और वो इस हालत में आई। बराबर उसके बाद उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, कमिटमेंट दी कि ऑपरेशन करो नहीं तो 5-6 घंटे में मर जाएगी। ऐसे कंडीशन में कौन सी फैमिली की हिम्मत होगी कि वो उठा के किसी और हॉस्पिटल में
दूसरा, जैसे कि आप एक शब्द देख सकते हो, पहले भी जो कई मैटर आए हैं, तो डॉक्टर जो 21st की बात कर रहा हूँ मैं, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल, वहाँ पे ये शब्द वो खुद ही पहले से यूज़ करके रखते हैं कि डेथ हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा आपका, मतलब बचाने का प्लान उनका पहले से ही नहीं रहता है। ऐसा लगने लगा है कि उनका खुद का ये प्री प्लान रहता है कि जो मरीज है उसको तो मरना ही है, हम अपने तरफ से जो इफेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से एक वो करते हैं। जैसा कि अभी इन लोगों ने, जितने लोगों से अपने परिवार में बात की अभी, उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि जो भी शब्द वो यूज़ कर रहे हैं तो मरने का शब्द पहले ही वो यूज़ कर ले रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसा कर लो नहीं तो मर जाएगा। मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से वो पेशेंट को चेक कर रहे हैं और फिर अलग अलग बीमारियां बता के उसका इलाज कर रहे हैं जी। और दूसरी बात, अब जब मेडिसिन लेने की बात आती है, मोदी जी की ड्राइव चल रही है जैविक मेडिसिन। हम मोदी जी जो है दवाइयाँ सस्ती देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल के रेफर में हम अलग मेडिकल से मेडिसिन लेके आ रहे हैं और हमको सस्ती मिल रही है तो हम उसको क्यों नहीं लेके आए? हमारे सारे फार्मूलाज वही है, मेडिसिन सेम है, कंपनी अलग हो गई तो क्या उसका असर अलग हो जाएगा क्या? आप क्यों फोर्स कर रहे हो कि नहीं हमारे ही मेडिकल से, हमारे ही कोलैबोरेटेड मेडिकल से आप मेडिसिन लेके आओ? ये कैसा नाटक चल रहा है 21st में कि अगर हम किसी और मेडिकल से लेके आ रहे हैं तो आप उस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर रहे हो, और प्लस उसके बाद भी आपका मेडिकल वाला हमसे सवाल कर रहा है कि आप कहाँ से लेके आओ। ये जानने की जवाबदारी उनकी क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं, एक कहीं ना कहीं एक आज की जो न्यूज़ बनाई जा रही है, जो वीडियो आप तक पहुंचेगा, उसमें कहीं ना कहीं आप सभी को एक सतर्क रहने के लिए भी ये चीज़ बताई जा रही है। जिस तरीके से इन लोगों ने ये चीज़ जो अभी बताई, आप किसी भी मेडिकल से दवा लो, सही बात है, ये जो डॉक्टर ने दवा लिखी है वो हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लेके आए, दवा जब वही है तो उसको यूज़ करने में क्या तकलीफ़ है? तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें पहले भी कई बार ऐसी समझ में आई कि जो हॉस्पिटलों के नीचे मेडिकल खुले रहते हैं वो डॉक्टरों के अंडर में रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं उनका कमीशन रहता है। अब जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मेडिकल वाला भी पूछता है कि आप दूसरी जगह से कहाँ से दवा लेके आए, और दूसरी जगह से दवा लेके आए तो डॉक्टर भी वो दवा यूज़ करने के लिए मना करता है, जबकि दवा वही है। तब ये पता चल रहा है कि भाई हमने हमारे हिसाब से कोशिश किया, पेशेंट डीआईसी में चली गई थी, ठीक है, XYZ हम सब समझते हैं, पेशेंट क्रिटिकल है, आप 16 घंटे आप आईसीयू में रखने के बाद आपकी क्या जवाबदारी बनती है? आपने पेशेंट के लिए क्या किया? आप वो तो उनकी फैमिली वालों को दिख ही नहीं रहा है कि आपने कुछ किया। उसकी जो कंडीशन थी एज इट इज़ वैसी रही, उल्टा खराब हुई। आपने कमिटमेंट दी कि नहीं हम ये कर देंगे तो सही हो जाएगी, ये कर देंगे तो सही। चलो हम समझ, अगर परिवार वालों को ये भी लगता कि आपने मेहनत की है, आपने कोशिश की है बचाने की, वो भी परिवार वालों को नहीं दिख रहा है कि आपने कुछ किया है। आपने सिर्फ हर आधे घंटे 1 घंटे में आपने 20,000 25,000 का आपने मेडिकल बिल पकड़ा दिया है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ किया होता तो पेशेंट इस हालत में नहीं होता और ना ही आपके ऑपरेशन करने के बाद भी मर जाता। ये जो डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के कितने घंटे बाद इस तरीके से नाटक चलते रहा? डिलीवरी हुआ, फिर ब्लीडिंग अंदर होती रही, ब्लीडिंग के बाद जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला, तो कितने टाइम तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रही और जो डेथ हुई उनकी वो कितने टाइम बाद हुई? देखिए, जिस हिसाब से ये रात को 11 तारीख को रात को 11:30 12 बजे लेके आए, यानी 12 तारीख की मिडनाइट, ये 12 तारीख को वहाँ रात को 12-1 बजे लेके आए, तब से लेके सुबह 7 बजे तक इन्होंने उनको प्रसव पीड़ा में रखा, जो कि ये मायने नहीं, ये इतना टाइम रखना पॉसिबल ही नहीं होता है। किसी को भी, आप किसी भी लेडी को प्रसव पीड़ा में इतना देर रखोगे तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा। अगर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आया है इस पेन से कि भाई डिलीवरी है, रात को 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक आप कोई काम नहीं करते हो, आप अपने डॉक्टर का वेट करते हो कि वो आएगा, वो ऑपरेशन करेगा, तब जाके उसकी डिलीवरी होगी। उस 6 घंटे के बीच में अगर उस पीड़ा की वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस आई होगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेता है? हमारी जवाबदारी है, हम हॉस्पिटल में आए, हम हॉस्पिटल में आने के बाद हमने सब कुछ दे दिया हॉस्पिटल वाले को, पैसे दे दिए, पेशेंट दे दिया, आपके भरोसे हम बैठ गए, तो उस 6 घंटे में अगर उस 6 घंटे में ज़बरदस्ती उसको पीड़ा जो हुई उसको देखने के लिए सिर्फ आप सीज़र की तरफ फॉरवर्ड करोगे, उसके आप वेट कर रहे थे क्या कि कैसे भी करके हम सीज़र करें, और सीज़र के लिए वेट करने के चक्कर में अगर वो ये परेशानी डेवलप हुई है तो उसका जवाबदारी कौन लेता है? जब यहाँ पे मैंने यहाँ के डॉक्टर तो कुछ बताते ही नहीं थे, क्लियर ही नहीं बताते थे, तो मैं हमेशा वैभव सर को कॉल की, उनसे 2-3 बार मेरी बात हुई। मैंने कहा सर यहाँ पे कुछ बता नहीं रहे, दीदी का क्या हो रहा है? तो मुझे बोलते देखो दीदी तुम्हारी होश में आ रही है, सेकेंड ऑपरेशन की बात है, बुरे होश में तो आ रही है, पर वो पैर हाथ मार रही है जिससे वो जितने भी पाइप लगे हैं वो निकाल रही है, जिसकी वजह से वो उनको हाफ पैरालाइज का इंजेक्शन दे रहे कि होश में ना आए। तो मैंने जीजू को बताया ये बात कि दीदी होश में आ रही है, तो जीजू ने बोला कि जब होश में आ रही है तो मैं एक बार उसको देखूंगा, हाथ पर मारेगी तो मैं पकड़ूंगा उसको। हम लोग अंदर गए, वहाँ पे दूसरे डॉक्टर थे, वो भी गायनोलॉजिस्ट थे। जीजू ने बोला उनको कि ये होश में आ रही है ना, तो ऐसे होते ना शॉक, जैसे हम दोस्त को बचाते हैं झूठ बोलने में, वैसे बोलते हैं
हाँ हाँ आई थी ना होश में, 2-3 बार आई है होश में। तो जीजू बोली नेक्स्ट टाइम आएगी तो मुझे बुला लेना। तो बोलते ठीक है बुला लेंगे। उसके नेक्स्ट टाइम आई नहीं, मैंने फिर डॉक्टर को कॉल किया, वैभव सर को। मैंने बोला सर अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो बता ही नहीं रहे। तो बोलते देखो मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट के बाद क्या आप ये भी बोल सकते हो कि तुम्हारी बहन मर गई। मतलब नेगेटिव तो इतना ही बोलते थे। उससे पहले मेरी मम्मी ने वहाँ पे एक दूसरी डॉक्टर थी, दिन वाली डॉक्टर सही थी, वो ठीक थी। मम्मी ने उससे पूछा कि तुम क्लियर बताओ, तुम भी किसी की बेटी हो, वो मेरी बेटी है, क्लियर बताओ वो जिंदा है कि नहीं। उसने तभी हमें बोल दिया नहीं है, वो ठीक थी। मम्मी ने उससे पूछा कि तुम क्लियर बताओ, तुम भी किसी की बेटी हो, वो मेरी बेटी है, क्लियर बताओ वो जिंदा है कि नहीं। उसने तभी हमें बोल दिया नहीं है। और मैं मम्मी रोते हुए बाहर गए। मैंने सबको चीज़ों को भी कॉल किया कि मतलब दीदी जो नहीं बाहर है। मैडम थी उन्होंने आपको बताया कि अब नहीं है, और डॉक्टर आपको ये बता रहा था कि अभी वो है होश में, बार बार आ रहे हैं। कि 5 घंटे में जा सकती है, 6 घंटे में जा सकती है। और मेरा मानना ये है कि जब उन्होंने 39 को ऑपरेशन किया, उसके बाद से मैंने उसको उठते हुए देखा नहीं है। और वो मुझे बोल रही है नर्स की 2 बार जगी, इसलिए मैंने उसको बोला था कि नेक्स्ट टाइम उठे तो मुझे बुला के लेके आना, लेकिन वो उसके बाद बुलाने आए नहीं। कभी भी सीज़र होता है, मेरा भी सीज़र हुआ है, उसके बाद ब्लीडिंग आती ही है, लेकिन उसको डॉक्टर को ऑपरेट करना रहता है, ना कि प्रॉपरली आप नर्स पे छोड़ दो। हाँ, अगर आपकी नर्स आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते तो आपको तुरंत आना भी है। अगर आपने अपने नर्स पे छोड़ा ठीक है, लेकिन आप वो 16 घंटे के बीच आए क्यों नहीं? आप अगर उसको आईसीयू में 16 घंटे में, जिसमें उनके 1 2 3 उनका पर्सनल ओपीडी भी चलता है, ठीक है। 16 जो टाइम है वो 1 2 3 उनका ओपीडी भी टाइम है, जो वो पर्सनली एक एक करके चेक करते, जो हम जाके चेक करवाते हैं। वो 1 से 3 उनका ओपीडी भी टाइम है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, जाके देखा पर्सनली। डॉक्टर भी मतलब 3 घंटे आप मान लो कि हॉस्पिटल में थे, ये 16 घंटे के अंदर डॉक्टर की भी जैसे बताते होते 3 घंटे वो भी हॉस्पिटल में थे। एटलीस्ट चलो जूनियर्स को नहीं समझ में आया, उनके असिस्टेंट्स को नहीं समझ में आया, ये पर्सनली भी तो 1 से 3 ओपीडी के लिए आए होंगे, इनको भी तो पर्सनली जाके एक बार चेक करके प्रॉब्लम को समझना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था। उस टाइम पे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फर्स्ट डे जब दीदी पूरे दिन थी कोई नहीं आया, तभी तक तो सिर्फ नर्स थी, कोई नहीं आया। दीदी को पानी भी पिलाया गया, जबकि मुझे ऐसे सुनने में आता है कि ऑपरेशन के 24 घंटे तक पानी नहीं पिलाते। उसके बाद शाम के टाइम में मूवी जैसे 10-12 डॉक्टर आ जाते, तब वो लोग शाम में 6-7 बजे आए। तभी भी मैंने पूछा, मैं खड़ी थी वहाँ पे, बोली सर क्या हो रहा है। मुझे बोलते तुम बाहर जाओ, बीपी का प्रॉब्लम है, तुम बाहर जाओ। फिर मैं बाहर गई। आज मुझे बाकी स्टोरी 12 बजे रात को बताते हैं। जैसा कि आपने ये परिवार का देखा, जो भी बच्चा और माँ दोनों ऑफ हो गए हैं, जिस तरीके से 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के आए दिन मामले आते जा रहे हैं। एक जो हार्ट का प्रॉब्लम आप देखे होंगे, सिलवासा में एक पिता ने अपना स्वयं का वीडियो बनाकर भेजा था। उसके बच्चे को 2 साल तक बीमार खुद बनाकर रखा गया और अभी भी वो मौत के पड़ाव पर पहुंच चुका है, उसके पिता के द्वारा जिस तरीके से बताया गया। और उसके जो टाँके लगाए, वो टाँके इतने दूर दूर हैं जैसे कि आप समझेंगे कि किसी डॉक्टर ने, किसी अनजान व्यक्ति ने लगाया, इस तरीके से टाँके लगे हैं। दूसरा, जैसे आश्रय हॉस्पिटल का बताया गया, तो पहले कई मामले ऐसे आते रहते हैं, लेकिन वो बाहर ओपन नहीं हो पाते। जब कुछ ऐसे परिवार हिम्मत करके आगे आते हैं, तब ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती हैं। और जिस तरीके से मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से सरकार को, जो गुजरात सरकार है या भारत सरकार है, दोनों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, और साथ ही साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है यहाँ का, उन सभी को एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस तरीके से आप तक ये जानकारियाँ पहुँचती होंगी, अगर आप इन सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक समाज के लोगों तक कोई संदेश नहीं जाएगा। डॉक्टरों के अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं बैठेगा, वो इसी तरीके से अपने धंधे को, अपने रोजगार को बढ़ाते रहेंगे। इस खबर पर हम लगातार आपको बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़।